तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। विधानसभा के मानसून सत्र जो 3 दिन चला, उसमें कई मुद्दे उठाए गए, जवाब भी दिए गए, लेकिन महत्वपूर्ण मुद्दा था आपदा से जुड़ा हुआ। जोशीमठ का भी जिक्र यहाँ पर होता हुआ नजर आया। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देते हैं। हमारे साथ प्रमोद शास्त्री कपरवान जी, कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। देवचंद्र उत्तराखंडी जी, ओकेडी प्रवक्ता हैं। संजीव वर्मा जी, बीजेपी नेता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। और डॉक्टर सुशील, भूवैज्ञानिक, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर सुशील, आपके पास इसलिए आना चाहेंगे क्योंकि बेशक ये सत्र था, लेकिन विपक्ष ने इस बार आपदा का मुद्दा उठाया, मुद्दा उठा जोशीमठ का, और ये सवाल आया कि आपने जो है सुनियोजित विकास नहीं किया, अंधाधुंध पेड़ का कटान किया, भूधसाव इस वजह से हो रहा है। आप क्या कहेंगे? देखिए, हमें हिमालय में खासतौर से जी हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि जो पहाड़ में जो माउंटेन है, हिमालय जो हमारा है, जी वो बेसिकली स्टैटिक नहीं है, वो डायनेमिक है। वो 40 से 50 मिलीमीटर पर ईयर की दर से गति है उसकी। तो उसमें क्या होता है कि जैसे जो दरारें जो पड़ जाती हैं, तो वो उसका महत्वपूर्ण कारण है। तो मैं ये कहूंगा कि अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, तो हम ये ना कहें कि हम लोग मॉडर्नाइजेशन नहीं करेंगे, हम बड़ी सड़कें नहीं बनाएंगे, या फिर हम लोग जो घरों का निर्माण है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है कि हमें उस पर वॉच रखना होगा प्रॉपरली। और मैं समझता हूँ कि इस समय जो मैं भी एक कमेटी का मेंबर रहा हूँ, जो उत्तराखंड की कमेटी थी डिजास्टर मैनेजमेंट की, उसका मेंबर रहा हूँ पहले वाडिया इंस्टीट्यूट की तरफ से। तो उसमें हम लोग ये वास्तव में पूरा डिस्कशन होता था कि जो अभी स्पॉट स्टडी ना कर जो प्लेसेस जहां पर लैंडस्लाइड रेगुलर होता है, जहां पर ये चांसेस होते हैं एवलांच के, या ये क्लाउड बर्स्ट के, या जो जहां पर बड़ी झीलें बन रही हैं जो ग्लेशियर से, जो उनका उनमें कोई ग्लोफ ना हो जाए, कोई झील में कोई ऐसी ऐसी घटना ना हो जाए कि पूरा गांव ही वॉश आउट हो जाए। तो इस समय वास्तव में जो ध्यान देने की बात है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो जोशीमठ जैसी घटना ना हो। यानी कि वहां पर जैसे उन्होंने एक 30 डिग्री स्लोप पर और हाई राइज बिल्डिंग्स को, 4-5 मंजिल बिल्डिंगों को निर्माण किया, ऐसा ऐसे ऐसे रोकना चाहिए। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट बहुत स्टेप ले रही है इस समय। उन्होंने वाडिया इंस्टीट्यूट ने भी उसमें नदियों के किनारे एक लिमिट कर दी कि उसके जो किनारे हैं वहां पर घर न बनाए जाए। ऐसी जोशीमठ में जो सीवरेज पैटर्न था उनका, उससे भी बहुत प्रॉब्लम हुई। और जो घर थे, जो हैवी मटेरियल वो ऊपर तक ले गए, और उस मटेरियल से बेसिकली क्या हुआ कि जो दरारें पड़ गई, और जो बाद में वहां पर बहुत सारे, वहां मेन सेंट्रल थ्रस्ट पास होती है उससे, और बहुत सारे जियोलॉजिकल कॉज थे। लेकिन जो टनलिंग की बात बार बार करते हैं, तो टनलिंग का जो प्रोजेक्ट है सैंक्शन होता है, तो उसमें बहुत सारी स्टडी के बाद में, साइंटिफिक स्टडी के बाद में वो सैंक्शन होता है। ऐसे नहीं कि वो अनाधन के कहीं भी प्लान कर ले और टनल बनाने लगे। वहां की सॉइल कंडीशन क्या है, वहां पर कोई फॉल्ट या कोई फ्रैक्चर, कोई बड़े फॉल्ट तो पास नहीं हो रहे हैं। वहां पर हमारा जो बेसिकली जो काटने का तरीका होगा, उसे ब्लास्टिंग यूज नहीं करते हैं। तो आजकल मॉडर्नाइजेशन तरीकों में मैं ये जानता हूं कि वो यूज कर रहे हैं अच्छी तरह से। तो और प्राकृतिक आपदा उत्तराखंड में हमें इसके साथ जीना सीखना पड़ेगा। जैसे भूकंप की बात करें, तो मैं जैसे अर्थक्वेक एक्सपर्ट हूं, मैंने मोर देन 60-70 ब्रॉडबैंड सेस्मोग्राफ लगाए हैं। इवन उत्तराखंड में ही खाली 19-20 ब्रॉडबैंड सेस्मोग्राफ लगाए हैं। तो हम ये जानते हैं कि जो जब मूवमेंट हो रहा है क्रस्ट में, तो स्ट्रेस पूरे हिमालय में स्ट्रेस डेवलप हो रहा है। तो हमें जो 3-4 मैग्नीट्यूड के भूकंप तो आते ही रहेंगे, और जो मॉडरेट अर्थक्वेक्स हैं, जैसे चमोली आया, उत्तरकाशी आया, हमें उसका भी ध्यान रखना होगा। और जो घरों का निर्माण करें वो जोन वाइज करें। जी ठीक है, आप पे वापस आऊंगी। संजीव वर्मा जी, यहाँ पर 3 दिवसीय जो विधानसभा का मॉनसून सत्र चला, उसमें जो देखा गया, आपदा से जुड़ा हुआ मुद्दा विपक्ष ने उठाया, हालांकि उसके बाद वॉकआउट जरूर कर दिया। क्या कहेंगे इसे लेकर? दिव्या जी, देखिए अभी 3-4 दिन पहले जिस समय सत्र का आरंभ नहीं हुआ था, उस समय भी आपने एक डिबेट रखी थी, और उस डिबेट में मैंने पहले ही कहा था कि कांग्रेस पार्टी, इनका ना जन सरोकार से कोई लेना देना है।
ना जनता की पीड़ा से कोई लेना देना है, ना जनता का काम हो रहा है नहीं होना है, उससे कोई लेना देना। इनका काम केवल और केवल राजनीति करना है। और ये जो शोर मचा रहे थे कि सदन का आपने अवधि बहुत कम रखी है, उस समय मैंने मेरा वक्तव्य आप देखेंगे तो मैंने उसमें यही कहा था कि ये वही कांग्रेस पार्टी है जो सड़क पर शोर मचाती है बेतहाशा, और सदन में ये लोग मौन हो जाते हैं। और सदन में जब बात आती है अपना वक्तव्य रखने की, अपना पक्ष रखने की, तो ये लोग वॉकआउट कर देते हैं, शोर शराबा करते हैं। तो एक तरह से इन लोगों की नियति सी बन गई है, एक परिपाटी बन गई है। ये लोग किसी भी तरीके से न तो संवेदनशील हैं, न तो प्रदेश के प्रति संवेदनशील हैं, न जनता के प्रति संवेदनशील हैं। और जब जब इनको मौका मिलता है प्रदेश को बदनाम करने का काम करते हैं, प्रदेश की जो अस्मिता है उसको दांव पे लगाने का काम करते हैं। कभी ये और इनकी आप ये देखिए कि इतने गिर चुके हैं लोग, आपदा के ऊपर भी ये लोग राजनीति करते हैं, जबकि आपदा के मुद्दे के ऊपर आपको साथ खड़े होना चाहिए। आपको सरकार की कोई यदि अपेक्षित सुझाव, यदि आपके पास कोई सकारात्मक है, वो आपको देने चाहिए, वो जनता की भलाई में होंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं। अभी जो सिलकारा इतना बड़ा 41 मजदूर सिलकारा टनल में फंस गए थे, उसके ऊपर भी जहां पूरा देश उनके जो मजदूर फंसे हुए थे उनके लिए दुआएं कर रहा था, वहीं कांग्रेस पार्टी उस मुद्दे के ऊपर भी राजनीति कर रही थी। आज जो प्रदेश में जहां जहां भी आपदा आ रही है, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों का एक मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनका दुख दर्द में स्वयं को शामिल कर रहे हैं। तो और ऐसे मुद्दे के ऊपर भी यदि कांग्रेस पार्टी राजनीति करती है तो मैं इस पार्टी का दुर्भाग्य ही इसको कहूंगा, और उत्तराखंड का भी दुर्भाग्य समझता हूं कि इस प्रकार का एक नकारा और संवेदनहीन विपक्ष उत्तराखंड को मिला है। और ये तो इनकी तो परिपाटी बन गई है, हर चीज के ऊपर विरोध करना, हर चीज के ऊपर आलोचना करना। मैं सोचता हूँ ये चीजें बेहतर नहीं है और समाज हित में भी ये चीजें ठीक है। ठीक है प्रमोद जी, आप लोगों ने मुद्दे उठाए, जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाए, आपदा का आप लोगों ने जिक्र किया, लेकिन उसके बाद वॉकआउट कर देना कितना सही आप मानते हैं? जब जवाब दिया जा रहा हो और आप लोग सुने ना, वॉकआउट कर जाएं। निश्चित रूप में दिव्यदर्शनी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था और पूरी डिबेट में कांग्रेस को ही बुरा भला कहने के लिए वो पूरा उन्होंने कहा कांग्रेस प्रदेश का दुर्भाग्य है, सारी चीजें उन्होंने बताई। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि आखिर जो ये आपदा जो आ रही है प्रदेश के अंदर, जो आपदा आ रखी है, और देखो ये हिमालयी प्रदेश है, हिमालयी प्रदेश है, और हमारे 4-5 जिले अति संवेदनशील जिले, जिसमें निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि इस समय वैसे तो पूरे प्रदेश में त्राहिमाम है। आप दूर हम जो है रुद्रप्रयाग और केदारनाथ बद्रीनाथ उनकी बात ना करें, हम तो देहरादून की बात कर रहे हैं। आप देहरादून को देख लीजिए, देहरादून में क्या स्थितियां बनी हुई है, नालों में, नदियों में, रपटों में रोज लोग बह रहे हैं। और ये लोग जो है, देखो कांग्रेस इस देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी है और हम जोर शोर से जन के मुद्दों को उठाएंगे। और चूंकि भारतीय जनता पार्टी, मैं अभी आपकी स्क्रीन पे मैं अपने शहरी विकास मंत्री को सुन रहा था, तो सारे झूठे आंकड़े लेकर के आप लोगों को बरगलाने का काम करेंगे, कागजों में आप लोगों को बरगलाने का काम करेंगे, और आप सोचो कि कांग्रेस के लोग आपको ताली बजाएंगे क्या? तो इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह की जो इनका काम, इनका जो केंद्र से लेकर के और इस प्रदेश के अंदर तक इनका काम एक काम है, केंद्र में प्रधानमंत्री नेहरू से लेकर राहुल गांधी तक को कोसने का काम करते हैं, और प्रदेश में प्रदेश के जितने मंत्री हैं, इनके जितने प्रवक्ता हैं, वो सारे के सारे कांग्रेस के लोगों को
कोसने का काम करते हैं, जो मैं समझता हूं कि बहुत ही जो है इन लोग मतलब भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि प्रदेश में आपको दूसरी बार सत्ता मिली है जी। कांग्रेस को गाली देने के लिए आपको सत्ता नहीं मिली है। कांग्रेस जन सरोकारों को उठाइए। आज प्रदेश आपदाग्रस्त है। आप प्रदेश आपदाग्रस्त होने के बाद आप जो है कांग्रेस को कहते हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि संजीव वर्मा जी हमारे बड़े भाई हैं, बहुत सीनियर हैं, और इस तरह की बातें कह करके किसी राजनीतिक दल को इस तरह से बोल करके मैं समझता हूं कि आप अपने स्वभाव का परिचय दे रहे हैं, आप अपने जो परिवेश है उसका परिचय दे रहे हैं। ठीक है, देवचंद उत्तराखंडी जी, आपने भी 3 दिन की कार्रवाई देखी है। विपक्ष ने जो मुद्दे उठाए खासतौर पर आपदा को लेकर, और प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जो जवाब दिए हैं, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? जी दिव्या जी, पहले तो मैं संतुष्ट बिल्कुल इस बात से नहीं हूं, जो प्रेमचंद अग्रवाल जी ने जो डाटा दिए हैं उनसे संतुष्ट नहीं हूं। लेकिन उससे पहले मैं अपने जो वर्मा जी हैं उनसे जिस डिबेट की उन्होंने बात करी, उस डिबेट में हमने भी उनको बहुत कुछ बताया था, समझाया था, लेकिन उन्होंने उस पर अभी तक भी अमल नहीं किया। मैं इस बात को सोचकर बड़ा दुखी हूँ कि सरकार गंभीर है, सीएम संवेदनशील, सरकार संवेदनशील है और सीएम गंभीर है। मैं तो इनका शब्दों का ये अर्थ अब भूल जैसा गया हूँ कि ये इसका मतलब क्या करना चाहते हैं, करते क्या है इसमें। खाली गंभीर होना, संवेदनशील होना ये हो जाता है। आज तक जितने हमने सुझाव शुरू से बरसात शुरू होने से पहले दिए हैं, आपके माध्यम से, आपके चैनल से दिए हैं, सरकार को चेताया है, मौसम विभाग ने चेताया है, किसी पर भी इन्होंने कार्रवाई नहीं करी। जब इनका काम हो या जब सांप निकल जाता है तब लकीर पीटते हैं। अभी एक छोटा सा काम मैं पहले पूछूंगा, जब विधायकों पर आने की बात थी, जब तो सर्दियों में तो सर्दी लगी थी, अभी मैं जानना चाहूंगा क्या हमारे वर्मा जी को यह पता है कि 70 के 70 विधायक वहां उपस्थित थे? अगर 70 के 70 वहां उपस्थित थे तो चलो विपक्ष कांग्रेस ने हट दिया, बाकी क्या और विधायक वहां बैठे थे या आपके पास था? आप अपनी बात तो बताते, अपना समय बढ़ाते। और हमने उस टाइम भी बोला था 3 दिन तो बिल्कुल नाकाफी है, लेकिन वहां जरूरत पड़ने पे अगर आप 12-12, 16-16 घंटा भी काम करेंगे तो आप 1-2 दिन और बढ़ाकर सब कुछ काम निपटा सकते थे। काम क्या निपटाया इन्होंने? अपने लिए 4 जो विधायक अपने पक्ष में विधायकों ने लिया, वो ध्वनिमत से पास हो गया। ऊपर से अग्रवाल जी जब आपदा वालों को बोलते हैं तो 90,000 को इतना वजन उसमें डाल दिया, 2 क्विंटल का 90,000, और जब अपना अलाउंस बढ़ाते हैं तो मात्र 30,000। ऐसे बात करते हैं तो शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। और मैं तो ये बोलता हूं ये माननीय नहीं है, ये जो अपराधी हैं। और दूसरी बात, अब मैं उत्तराखंड के बीच में आता हूं कि जो उत्तराखंड हम लोग क्षेत्रीय दल है, हम तो ये सोच रहे थे कि भैया वहां जाकर के एक बार पुनः बीच में इनको होश आएगा तो ये राजधानी, अस्थायी राजधानी की भी बात करेंगे, मूल निवास की बात करेंगे, भू कानून की, सशक्त भू कानून की बात करेंगे, और महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों की चर्चा करेंगे। आए दिन चर्चा हो रही है, सरकार बहुत संवेदनशील है और हमारे सीएम धामी जी गंभीर हैं, महिलाओं के अत्याचार में बहुत गंभीर है। हो क्या रहा है? आपने एक काम किया, उसके लिए मैं देहरादून के एसपी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने दूसरे दिन 4 लोग पकड़ तो लिए, लेकिन उन 4 लोगों को 4 दिन में छोड़ जाएंगे। मैं इस बात का बिल्कुल मुझे गारंटी है। क्यों? क्योंकि सरकार न तो संवेदनशील है न ही गंभीर है। सरकार को तो एक हो सकता है, मैं तो ये भी मानने के लिए तैयार हूं, इतनी भ्रष्ट हो गई सरकार कि 4 आदमी किसी और बेरोजगार जो रोजगार कर रहे होंगे उनको पकड़ लिया होगा, ये दिखाने के लिए कि हमने काम कर दिया। हकीकत तो यह है कि जब जब हमने इन अपराधों पर सीबीआई की जांच मांगी है तो इन्होंने नहीं किया। गलती से भी हमने किसी पर अंकिता भंडारी का नाम ले लिया तो बीजेपी वाले तो मेरे को लगता है पेट दर्द उनको हो जाता है, सिर दर्द उनको हो जाता है। क्यों नहीं कराते हैं वो सीबीआई का? ऐसे ही नहीं दिव्या जी, एसबीटी में हो जाता है, उधम सिंह नगर में हो जाता है, और हमारे लोग यहाँ पर बंगाल के लिए हिंदुओं पर हो रहा है उसके लिए तो उठाते। हमारे मोदी जी के जो लाल लाल आंखें हैं, 36 इनका छीना, अभी क्यों नहीं उनके लिए वहां पर काम करते हैं? यूक्रेन का युद्ध वो रोक सकते हैं, हिंदुओं पर वो नहीं रोक सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो अभी अग्रवाल जी ने या हमारी सरकार ने वहां पर जाकर जो विधानसभा में 3 दिन काटे हैं, ये हमारा जनता का पैसा का बर्बाद किया है, और सिर्फ मोदी और सीएम धामी की उन्होंने प्रशंसा कर उनका प्रचार किया है, कोई काम नहीं किया है। ठीक है, आगे भी लगातार चर्चा करेंगे, सवाल जवाब करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अब बने रहिए हमारे साथ। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल HNN 24/7 अब टाटा प्ले के चैनल नंबर 1141 पर भी उपलब्ध है।
केंद्र सरकार की पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उत्तराखंड सरकार कर रही है सफल संचालन। उत्तराखंड सरकार ने इस योजना के तहत 300 गांवों को किया है चिन्हित, जिन्हें बनाया जा रहा है सोलर ग्राम। तो वहीं शहरों में भी लोग इस योजना का उठा रहे हैं खूब लाभ। उत्तराखंड सरकार की तरफ से चलाई जा रही उत्तराखंड सोलर सब्सिडी योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर लगवाने पर मिल रही है 2 गुनी सब्सिडी। स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा की दिशा में सरकार का ये ऐतिहासिक कदम आम लोगों को आ रहा है खूब पसंद। मैंने यहाँ पर प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाया है। मेरे को इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों तरफ से सब्सिडी मिली है। जब से मैंने ये प्लांट लगाया है तब से मेरा बिजली का बिल शून्य हो गया है और ग्रिड को कुछ यूनिट मेरी जो है यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो रही है। सरकार द्वारा इस योजना के तहत 1 किलोवाट क्षमता वाले सिस्टम के लिए लागत का 50% और 2 किलोवाट के लिए 65% तथा 3 किलोवाट के लिए केंद्र से 85,800 और राज्य सरकार से 51,000 रुपए की दी जा रही है सब्सिडी। अगर आप भी बिजली का बिल जीरो करना चाहते हैं तो pmsuryaghar.gov.in पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। इस योजना की खासियत ये है कि उपभोक्ता अपने घर की छत पर ही सोलर पैनल सिस्टम स्थापित करके बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। अगर उत्पन्न बिजली घरेलू खपत से अधिक है तो उसे सरकार द्वारा निर्धारित दर पर खरीदा जाएगा। उत्तराखंड सरकार का अगले 3 वर्षों में सौर ऊर्जा प्लांटों के जरिए 2500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का है लक्ष्य। सौर ऊर्जा से देश भर में 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को पूरा करता उत्तराखंड। ऊर्जा प्रदेश की राह में तेजी से आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। हमारी सभ्यता ही हमारी विरासत है। HNN 24/7 जुनून सच दिखाने का। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लगातार चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से 3 दिवसीय इस मानसून सत्र में तमाम मुद्दे उठाए गए। विपक्ष की ओर से खास तौर पर आपदा का मुद्दा उठा, जोशीमठ का जिक्र हुआ। सत्ता पक्ष के जवाब देने से पहले ही विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। इस पर सबसे बड़ा सवाल है, खुद मुख्यमंत्री ये बात कह रहे थे कि सत्र और आगे चल सकता था, लेकिन विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया, विपक्ष ने जल्दबाजी कर दी। तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर सुशील, आपने जिस तरीके से कहा कि तमाम साइंटिफिक एजेंसीज हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो समय समय पर कहाँ टनल्स बननी है, कहाँ रोड्स बननी है, इसके सर्वे करते हैं और सर्वे के बाद ही ये निर्माण होते हैं, लेकिन विपक्ष ये सवाल मेजरली उठा रहा था कि साइंटिफिक रिपोर्ट्स को दरकिनार किया गया, वो चाहे जोशीमठ का मुद्दा हो या फिर टनलिंग का मुद्दा हो, कोई भी मुद्दा हो, आप लोग रिपोर्ट्स तो देते हैं पर उसको दरकिनार किया जाता है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि गवर्नमेंट या जो जैसे भी वो इम्प्लीमेंट करते हैं इसे, लेकिन जो डैम्स बने, जैसे टिहरी डैम बना है हमारा, तो उसमें सारे पैरामीटर्स को इम्प्लीमेंट किया गया। अदरवाइज अभी इस सिनेरियो में जहां पर ग्लोबल वार्मिंग का सिनेरियो चल रहा है और सब जानते हैं कि ये पूरा विश्व इससे प्रभावित हो रहा है और उससे क्या ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं तेजी से और झीलें बन रही हैं और वल्नरेबल हो रही हैं। इवन तो मैं ये भी जानता हूं कि ये भी स्पोर्ट स्टडी की तरह से नहीं हो रही है। जैसे झीलें बन रही हैं, जो बड़े ग्लेशियर्स हैं उनके नीचे जो वल्नरेबल झीलें हैं उन्हें भी आइडेंटिफाई किया गया है। इसमें उन्हें आइडेंटिफाई कर उसमें कोई केदारनाथ जैसी दुर्घटना तो नहीं हो जाएगी, उस पर भी वर्क हुआ है। तो इसमें मैं यही कहना चाहूंगा कि जो ये सारे पैरामीटर्स हैं, इसमें आम आदमी की भागीदारी को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि जो लोकल मुद्दे हैं तो उसमें जो साइंटिफिक स्टडी गवर्नमेंट भी करना चाहे तो वो सब मिलकर ही हो सकता है। लेकिन जैसे टिहरी डैम जैसे बड़ा डैम है, उसमें सभी चीजें इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, मैं उससे अटैच रहा हूं, तो इसलिए मैं इसे बता पा रहा हूँ आपको। जी ठीक है। संजीव वर्मा जी, आपने कहा विपक्ष जो है बिल्कुल सुनना नहीं चाहता, बस आरोप लगाना जानता है, लेकिन इस बार जो सत्र चला उसमें सिर्फ विपक्ष ही नहीं था जिन्होंने मुद्दे उठाए। आपके खुद के विधायकों ने मंत्रियों के खिलाफ आवाज उठाई, वन मंत्री रडार पर थे, उसके बाद आपके दिलीप रावत जी, उन्होंने आवाज उठाई, उन्होंने प्रदर्शन किया, खाली विपक्ष नहीं था। तो इसको लेकर क्या कहेंगे, क्या ये मुद्दे नहीं थे?
दिव्य जी देखिए, विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों की सभी लोग बात करते हैं और सबको बात करनी भी चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि के रूप में सदन में जाते हैं और अपने क्षेत्र की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को रखना सबका कर्तव्य है, चाहे पक्ष है चाहे विपक्ष है। लेकिन अपनी बात रखें, ना हंगामा नहीं होना चाहिए, शोर शराबा नहीं होना चाहिए, वॉकआउट नहीं होना चाहिए और अवधि के ऊपर शोर नहीं होना चाहिए। अवधि की यदि आप बात करते हैं, अवधि के प्रति यदि आप इतने संवेदनशील हैं कि अवधि कम है ज्यादा है, तो उस अवधि का एक प्रॉपर यूटिलाइज आप कीजिए, वो तो समझ आता है। लेकिन एक तरफ आप कह रहे हैं कि समय अवधि कम है, एक तरफ आप सदन से वॉकआउट कर रहे हैं, एक तरफ आप जब मंत्री किसी भी विभाग का मंत्री अपनी बात को रख रहा है, अपने विभाग का ब्यौरा रख रहा है, आप उसकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं और उसके वक्तव्य के बीच में आप एक हुटिंग करना शुरू कर देते हैं, शोर शराबा करना शुरू कर देते हैं। तो मैं सोचता हूँ ये बड़ा एक चिंतनीय विषय है कि आप किस दिशा में ये पूरे सिस्टम को ले आना चाहते हैं। आप ये देखिए, ये तो उत्तराखंड की बात है। आप संसद में भी अभी जिस समय हमारी संसद चल रही थी, माननीय प्रधानमंत्री जी अपना वक्तव्य दे रहे थे और विपक्ष कांग्रेस पार्टी और पूरा इंडी गठबंधन, और बड़े शर्म की बात है कि वो घोर अराजक कि अपने एक टैग लगाने के लिए आमादा हुए राहुल गांधी हाथों से यूं यूं करके उकसा रहे थे कि खड़े हो और शोर मचाओ, और बिल्कुल वेल पर जाकर अध्यक्ष जी के सामने वो नारेबाजी कर रहे थे, पेपर बॉल फेंकने का काम कर रहे थे। तो वो किस बात का परिचय दे रहे हैं कि मैं अराजक हूं, अराजक बनूं? संजीव जी, जिस बिहेवियर की आपने संसद में बात की या फिर उत्तराखंड विधानसभा में बात की, या क्या ये पहली बार विपक्ष की तरफ से हो रहा है? क्या जब बीजेपी विपक्ष में थी क्या इस तरीके का आचरण नहीं किया गया है? क्या सिर्फ ये विपक्षियों ने, कांग्रेस या अन्य दलों ने किया है? क्या पहले ऐसा कभी नहीं हुआ है जब सदन में वेल में कोई घुसा हो? दिव्या जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत लंबा अंतराल, मैं सोचता हूँ यदि हम ऐसा बोलें कि लगभग 50 साल के आसपास भारतीय जनता पार्टी, उस समय भारतीय जनता पार्टी तो नहीं बनी थी, उससे पहले जनसंघ था, तो हम लोग विपक्ष में एक बहुत लंबे अंतराल तक रहे, किंतु हमने कभी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं किया। हम मर्यादा में रहे, हमने अपनी बात रखी, देश की जनता की बात रखी, लेकिन हमने देश के सिस्टम से संसद की गरिमा को बगैर नुकसान पहुंचाए अपनी बात को भी रखा। लेकिन हमने इस तरह का अराजकवादी कोई काम ना तो किया ना होने दिया। और माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनको आज भी देश उनके जो एक बहुत एक सॉफ्ट तरीके से वो अपनी बात को रखते थे, आज विपक्ष भी उनकी बातों को सराहता है, उनके मरणोपरांत भी। तो ये एक हमारी एक जो वर्किंग स्टाइल थी, उसको मैं सोचता हूँ आप यदि एक गरिमामय सदन में है तो आपको अपना आचरण भी उसी अनुसार रखना चाहिए। और ये नहीं कि आज आपको 15 साल के बाद 42, 55 और जब 99 पे आप आए और आपने 99 पे आते ही आप आपा खो दिया, आप सोचने लगे कि मैं तो डिस्टिंक्शन से पास हो गया। श्रीमान जी, डिस्टिंक्शन नहीं, आप तो 33% से भी बिलो 26.8% पे हैं, पासिंग मार्क्स से भी 5% कम पे हैं। और अभी इतने में 26% पे आपके अंदर इतना अहंकार, यदि आप 33% पे आ जाते तो आप तो सर पे उठा देते पूरे देश को। आप जब लगातार एक बात बोल रहे हैं, हम भारत को बांग्लादेश बना देंगे और हम नहीं दिव्या जी आने दीजिए। जिस तरह की ये लोग बातें कर रहे हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जो इनका इकोसिस्टम, जब 400 रुपए का सिलेंडर था तो आप ठीक है सर, वापस जवाब ले लेते हैं। आपके नेता
श्रीमान जी 400 रुपए का सिलेंडर था, एक साल में 2 में, एक साल में 6 मिलते थे, काला बाजारी होती थी, काला बाजारी होती थी, और 4-4 दिन लाइन में 4-4 दिन लाइन में लगना पड़ता था, उसके बाद ही 1500 2000 रुपए तक खरीदना पड़ता था। ठीक है आप भूलिएगा नहीं, भूलिएगा नहीं श्रीमान जी। सर, आप ही लोगों ने विपक्ष में रह के प्रदर्शन किया था, तभी तो सत्ता से जाना पड़ा था कांग्रेस को। अगर आप लोग शांत बैठे रहते, शांत आचरण होता, तो ये कभी नहीं जाता। ठीक है, प्रमोद जी, ठीक है, वापस मुद्दे पे आते हैं, वापस मुद्दे पे आते हैं। जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदर्शन किया, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ भाषणों की पार्टी बन के रह गई, मर्यादा में रहकर, आम जन के सरोकारों से आपका कोई मतलब नहीं है। सोरेस का मोहरा बन के इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ देश से कभी समझौता किया, मर्यादा की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग कहें, बिकने मर्यादा की बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मुंह से अच्छी नहीं लगती। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अच्छी बातें करना जानती है, लोगों के हितों से आपको कोई मतलब नहीं है। लोग जो है आज महंगाई चरम सीमा पर है, उत्तराखंड में जो है आपदा से त्राहिमाम है, और आप 3 दिन के लिए पिकनिक मनाने के लिए आप गैरसैंण पहुंच रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये शर्मसार करने वाली बात है। ठीक है, बीजेपी आप पे आरोप लगा रही है प्रमोद जी, लेकिन कहीं ना कहीं आप ही लोग ये मुद्दा उठाने का मौका बीजेपी को देता है आरोप लगाने बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के। क्या आप लोगों ने मौका नहीं दिया प्रमोद जी? प्रमोद जी, क्या आप लोगों ने मौका नहीं दिया? आप तो मर्यादा उल्लंघन करने में पीएचडी होल्डर है। ठीक है प्रमोद जी, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। ठीक है, आप बीजेपी आप पे मर्यादा भंग करने का आरोप लगा रही है, क्या आपने मौका नहीं दिया? आपने सदन में कार्रवाई के दौरान इसके लिए शुक्रिया भी अदा किया, मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रेमचंद अग्रवाल हो, चाहे विधानसभा अध्यक्ष, उन्होंने कहा इस बार शांतिपूर्ण सदन चला, लेकिन आपने सवाल उठाए और जब जवाब की बारी आई वॉकआउट कर दिया। क्या आप लोगों ने मौका नहीं दिया? निश्चित रूप में वॉकआउट किया। जब आप जो है झूठे वादों को, झूठे जो अब तथ्य लेकर के आप सदन में आओगे, तो कांग्रेस के जो हमारे नेता प्रतिपक्ष है, जो हमारे बहुत जो सम्मानित हमारे विधायकगण हैं, तो वो झूठे आंकड़ों पे क्यों आपको सुनेंगे? आप बताएं ना क्यों सुनेंगे वो आपको? इसलिए उन्होंने जो है वॉकआउट करके ये साबित करवाया, उसमें आप सरकार के आपको ये साबित करवाया कि आप ताली तो बजा नहीं सकते थे, झूठी बात बोलते हैं, दूसरा ऑप्शन वॉकआउट ही था। झूठी बात बोलते हैं। देखो कांग्रेस ने जन मुद्दों को उठाया, कांग्रेस ने कहा ताली तो नहीं बजाती, अगर नहीं है तो बताएं आप, अप्रिशिएट आप बताएं सकते थे। अगर प्रदेश में आपदा नहीं है तो आप बता दें आपके पास दूसरा चारा नहीं है। लेकिन अगर प्रदेश में आज जो है कानून व्यवस्था ध्वस्त है, आप चौकी के बगल में जाकर के 4-4 लोग किसी बच्ची के साथ रेप कर देते हैं, अंकिता पे आप बोलेंगे नहीं, तो आप डॉक्टर आप कलकत्ता पे क्यों मौन है? आप कलकत्ता पे राहुल गांधी क्यों मौन है? नहीं, अयोध्या पर क्यों मौन है? कन्नौज पर क्यों मौन है? कन्नौज पर क्यों मौन है? क्राइम होता है वो कहीं भी हो, आप लोगों की कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है। रुक जाइए, तेलंगाना पर क्यों मौन है? हिमाचल पर क्यों मौन है? सर, महिला सुरक्षा को आप लोग स्टेट वाइज डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, वो आप लोगों की कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है, वो आप लोगों की कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस। आप लोग स्टेट वाइज महिला क्राइम को कैटेगराइज नहीं कर सकते और आरोपित नहीं कर सकते, आप दोनों उसके लिए रिस्पांसिबल है। अप्रोच पे काम करते हैं। ठीक है, आप लोग भी वही कर रहे हैं सर, आप लोग भी वही आरोप लगा रहे हैं, आप लोग भी वही आरोप लगा रहे हैं। प्रमोद जी वापस आते हैं, बेटी बेटी होती है, प्रमोद जी वापस आते हैं, प्रमोद जी कदर करनी चाहिए, मान सम्मान की उतनी कदर करनी चाहिए। धर्म के नाम बेटी के ऊपर राजनीति मत कीजिए, सिर्फ बेटी के ऊपर राजनीति मत कीजिए। धर्म की रक्षा करना भी आपको नहीं आता, आप जो है सिर्फ और सिर्फ वादे बढ़िया कर लेते हैं, भाषण बहुत अच्छा दे लेते हैं सदन में। और इसी से आपने 10 साल केंद्र में कर लिया, 56 साल धर्म को मत लाइए सर, रुक जाइए। इसलिए जो है पाठ आप हमें पढ़ाओगे कोर्ट के ऊपर जनेऊ डालने वालों। ठीक है सर, प्लीज प्लीज पहले राहुल गांधी जी से सर्टिफिकेट कोई यहाँ पर नहीं दे रहा, रुक जाइए। आप धर्म के ठेकेदार हैं, आप लोग फिर धर्म पे डाइवर्ट करते हैं, हमारा धर्म बात आपदा पे हो रही है, आप लोग धर्म की बात करते हैं। रुक जाइए, मेरा सवाल प्रमोद जी आपसे ये है कि जब प्रेमचंद अग्रवाल जी जवाब दे रहे थे उसमें आपत्ति क्या थी? क्योंकि उन्होंने बताया मुआवजे में बढ़ोतरी हो गई है, अगर माध्यमिक विद्यालय जो पहले सम्मिलित नहीं था अब वो सम्मिलित कर दिया गया है, जब वहां पर जो क्षति होती है उसका मुआवजा भी बढ़ा दिया गया, तो फिर समस्या कहाँ आई? दसीला जी,
जो प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय वो तो सारे इन्होंने बंद कर दिए। अब वो जो है उन पे अगर ये कहें कि अब हमने 23 लाख दे दिए, 25 लाख दे दिए, 24 लाख दे दिए, उनका क्या महत्व है? और वो कह रहे थे कि हमने 90,000 रुपए जो है पहाड़ों में दे दिया। आप इनसे ये पूछिए कि जो पहाड़ों में सीमेंट का कट्टा जो यहाँ 500 रुपए का वो 700 रुपए का जाता है। सर आपको इसलिए ये है भारतीय, अच्छा आप ये अप्रिशिएट नहीं आप कर सकते। इनसे ये पूछिए इन्होंने जोशीमठ में जो आपदा आई और जोशीमठ का जो विस्थापन हुआ था उस पे क्या हुआ, लेकिन उस पे नहीं कहेंगे। वो है कि 90,000 हमने दे दिए। आप इनसे ये पूछिए ना कि 30,000 तो आपने एक झटके में बढ़ा दी अपने विधायकगणों के। तो अगर आपने जो है 90,000 रुपए अगर कर भी दिया तो कौन से कोई बहुत बड़ा काम आपने कर दिया? अरे आम आदमी पेन भी खरीदता है, उस पर भी टैक्स देता है। अगर वो घड़ी से लेके पेन से लेके जितनी भी उसकी मूलभूत जो उसकी उपभोग की चीजें हैं उन पे वो टैक्स देते हैं। आप 90,000 रुपए देकर के बहुत बड़ा एहसान कर सकते हैं क्या? ठीक है, ठीक है। अरे सरकार, हमारी सरकार 7 साल से आप हैं और बात बढ़ाने के लिए हमें कहते हैं संजीव भाई आप बहुत वरिष्ठ आदमी है, कम से कम ऐसी बात न करा करो। अरे 10 साल से आप केंद्र में हैं, 11वां साल लगा हुआ है, 6-7 साल से आप यहाँ पर हैं और आप हमें बोल रहे हैं कि आप क्यों नहीं बढ़ाया आपने। मुझे मेरा निवेदन है, मेरे को समय दिया गया है। आप दोनों पार्टियों ने यहाँ पर अभी पिछले मैं देख रहा हूँ 15 मिनट जो है बर्बाद कर दिए हैं। समय का बहुत कीमती होता है, लेकिन मेरा ये मानना था दिव्या जी कि ये जो वहां पर जो अभी हमारे जो विधानसभा सत्र जो चला है उसमें होना चाहिए था कि आपदा से हम जैसे प्रेमचंद अग्रवाल जी बोले बढ़ाने की बात तो करी है जो, लेकिन उनने 30%, 70%, 90% जो बात की है उनकी मानकों की बात नहीं की है। वही धांधली है, वही भ्रष्टाचार है। अब मैं आपको बता देता हूँ, ज्यादा दूर मत जाओ, मुझे मेरे छोटे भाई हैं उम्र में, वर्मा जी को बिल्कुल भी आंकड़े नहीं पता है, पर मेरे में शोर मत करना बीच में। अभी जो ज्यादा दूर मत जाओ, माल देवता में बहुत बड़ी त्रासदी हुई, पीएनबी बैंक टूट गया, पूरा बर्बाद हो गया। उसके आसपास के लोगों को जो 2,500 हजार रुपए मिला है। मेरे साथ चलो मैं दिखाता हूँ। और नहीं तो शर्म आनी चाहिए जो 90,000 1,80,000 रुपए का आंकड़ा वहां पर देते हैं, उनको ये 2,500 कहां से आया है। लेकिन कुल मिलाकर ये भ्रष्टाचार की एक होना ये चाहिए था कि मानक ये हैं। अब मानक का मैं एक और परिभाषा देता हूं। एक घर पहाड़ में टूटता है, ऊपर से मलबा आता है, घर नहीं टूटता, सड़क टूट जाती है और उस सड़क बनाने में 10 लाख रुपए लगते हैं, लेकिन घर टूटा ही नहीं। वहां उसको आदमी को कैसे घर में जाएगा, कैसे उसको पैसा नहीं मिलेगा, कैसे नहीं उसको मुआवजा नहीं मिलेगा, ये सोच नहीं है। और अभी जो हमारे इंजीनियर, जो हमारे साइंटिस्ट बार बार बोलते हैं भैया तुम ऐसा विकास करो, विकास के नाम पर विनाश मत करो। तुम विनाश को रोकने वाला विकास करो, जो विनाश को आगे आने वाले जो विनाश को आप पहले अपना वो कर लो, मूल्यांकन करो। पिछले 10 सालों में जो अभी गैर उधर हमारे घनसाली के इलाके में 2013 के आसपास भी ऐसा ही हुआ था। वहां के ग्रामीणों ने आवाज उठाई थी कि इसका कुछ रोकथाम की जाए, नहीं किया। मुआवजा देकर 4-4 हजार रुपया मुआवजा था उस टाइम, तो 4 हजार रुपया मुआवजा दे करके उनका मुंह बंद करा दिया और आज गांव के गांव डूब गए। मेरा कहने का मतलब है कि कांग्रेस भी और बीजेपी, हम ये नहीं बोले हम तो क्षेत्रीय दल हैं, हम सत्ता में नहीं है, लेकिन हमारे जनता का दुर्भाग्य है कि जब पहली सरकारी जो प्रो टाइम सरकार आई वो बीजेपी की थी और वर्तमान में भी जो सरकारें आ रही हैं वो छलने का, ठगने का, लूटने का काम कर रही हैं। लेकिन अगर उत्तराखंड की जनता एक बार आ जाएगी, एक बार चांस देगी, उत्तराखंड क्रांति दल जब सत्ता में आएगा तो इनको विकास के मापदंड बताएगा। मैं आपको एक चीज और बता, अभी इस बार जो कांग्रेस ने एक काम किया, जो मैं ये जो यशपाल आर्य जी ने पॉइंट उठाए थे, अच्छे उठाए थे, लेकिन वो ऐसा सुझाव था जैसे हमारे पहाड़ों में एक रिवाज होता है, सावन के महीने में नौबत बजाई जाती है, कोई लेना देना नहीं, कोई सुने और ना सुने। उन्होंने उन बातों पर गंभीरता से पूछा नहीं है, सरकार को आड़े हाथ लिया नहीं है। अगर हमारे उसमें वो होता तो हम तो सरकार को बाहर भी घेरेंगे, लेकिन उन मुद्दों पर जरूर घेरेंगे, क्योंकि इनके पास आपदा के कोई मापदंड नहीं है। 90%, 80% क्या है, वहां जाकर इनके भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट सरकार जाकर के सारा उल्टा कर देगी। अब आपको बताऊं, महिलाओं के ऊपर मैं एक बेचारा एक बुढ़ा आदमी, उसकी बेटी के साथ में अन्याय होता है और एक पुलिस का इंस्पेक्टर बोलता है कि अपनी बेटी को क्या नाम बोलते हैं, संभालो। ये शब्द अगर इंस्पेक्टर बोलता है, अगर धामी को थोड़ा भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाली वो होती तो वो इंस्पेक्टर को सस्पेंड कर देना चाहिए था, नौकरी से निकाल देना चाहिए। और आज आप गूगल में सर्च मारो, पूरे उत्तराखंड में आधे से ज्यादा रेपिड केस
पुलिस विभाग ने किए हुए हैं। और पुलिस दूसरे को जो है गलत आरोप लगाकर बंद करती है, और हमारी धामी सरकार, हमारी कोई भी सरकार जो ये 24 सालों में रही है, ये चुपचाप देख रही है, सह रही है। तो मैं उत्तराखंड की जनता को अपील करता हूं आपके माध्यम से कि समझ जाओ, वक्त आ गया है, इन छलुओं को आप सत्ता से दूर रखो। ठीक है संजीव वर्मा जी, आपसे 2 सवाल हैं। यहाँ पर कहा गया 3 दिन का समय बहुत कम है, 500 सवाल पटल पर रखे गए थे, उनमें से जो जवाब आए वो 100 के करीब सवालों के जवाब दिए गए, बाकी के नहीं दिए। उनका क्या होगा, उनको किस तरीके से टैकल किया जाएगा? जोशीमठ का मुद्दा यहाँ पर उठा था, आप ही लोगों ने 100 करोड़ का बजट यहाँ पर एक टाउनशिप डेवलप करने के लिए दिया था, उसका क्या हुआ? कितना उस पर काम हुआ है? क्या उसको फैसिलिटेट किया गया है? लोगों को वो सुविधा मिली है? दिव्या जी देखिए, जब सरकार के मंत्री अपनी बात रखते हैं और जो विपक्ष सवाल करता है या पक्ष सवाल करता है, तो सबसे पहले तो मैंने पहले भी कहा था, अभी भी बोल रहा हूँ, ध्यान से उनकी बातों का, अपना जो जवाब दे रहे हैं आपके सवाल का, उनको ध्यान से और पूरी गंभीरता के साथ सुनना भी चाहिए। और क्योंकि वो जो जवाब है, उस जवाब के अंदर जनता का हित भी कहीं ना कहीं होता है। और यदि आप पूरी बात को शोर शराबे में और हवा में उड़ा देंगे, तो मैं सोचता हूँ आप जनता के साथ भी एक बड़ा अन्याय कर रहे हैं। जहाँ एक और तो आप कह रहे हैं कि समय कम है, 3 दिन का समय बहुत कम है, और जब 3 दिन के समय में जब आपको अपनी बारी आपकी आ रही है, अपनी बारी में आप उसको एक वेस्टेज ऑफ टाइम ही हम इसको बोलेंगे, क्योंकि आप शोर शराबा करेंगे, वॉकआउट करेंगे, इतना समय आप वॉकआउट में और शोर शराबे में लगा रहे हैं, इतनी देर में आप अपनी बात को रखें, अपने प्रश्न जो भी आपको रखने, आप उसको प्रश्न को रखें। अब मंत्री जी आपको जवाब दे रहे हैं। अब दूसरी बात दिव्या जी देखिए, अभी मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, जब आपने कहा कि आपदा की राशि बढ़ाई गई है, तो क्या ये भी गलत हुआ? आपदा की राशि बढ़ाई तो मैं सोचता हूँ पूरे उत्तराखंड के जनता के हित में हुआ है। और हमारी जो सड़कें पहले क्षतिग्रस्त होती थी, उसमें क्षतिग्रस्त सड़कों की जो एक तरह से पुनर्निर्माण होना है, मरम्मत होनी है, तो उस मद में भी पैसा कई गुना बढ़ाया गया है। आपदा की जो मुआवजा राशि है उसमें भी कई गुना बढ़ाया गया है। तो मैं सोचता हूँ, और विपक्ष का वॉकआउट करने का उसका कारण ये था क्योंकि ये सरकार के काम को अप्रिशिएट तो कर नहीं सकते। जब महंगाई इतनी चरम सीमा पर हो तो आप क्यों नहीं बढ़ाओगे? आपने महंगाई चरम सीमा पर पहुंचाई है और अब जरा सा पैसा बढ़ा देते हैं। महंगाई आपको देखनी है तो कर्नाटका में जाइए, बड़ी कर्नाटका में जाइए, जहाँ पेट्रोल पदार्थों के डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जहाँ 1200 किसानों ने अभी तक आत्महत्या कर ली है, उन किसानों की दुर्दशा देखिए। जहां पर तेलंगाना में आपने कहा था किसानों का ऋण माफ करेंगे, वहां पर किसानों को 2.5 रुपए का और 15 रुपए का आप किसान का अपमान कर रहे हैं। किसान का अपमान कर 1200 किसानों ने आत्महत्या। अगर आप हिमाचल प्रदेश में आपने कहा था हम 3 महीने के अंदर 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे। आज 2 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए हैं, आज तक आप 10 नौकरी नहीं पाए, 10 नौकरी आप दे नहीं पाए। कितना झूठ बोलेंगे, कितना झूठ बोलेंगे। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। बताइए। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एक मिनट रुक जाइए प्रमोद जी, मेरे पास समय की कमी है, मैं अपने 2 सवालों का जवाब ले लेती हूँ। संजीव जी, मैंने आपसे 2 सवाल पूछे थे। सरकार चल रही है तो आप बढ़ाओगे
क्यों नहीं ठीक है, बढ़ाओगे? मैं आपसे 2 सवालों के जवाब ले रही हूं। आसमान पे please। महंगाई ठीक है, ठीक है, श्रीमान जी, महंगाई क्यों आप नहीं करोगे? सर प्रमोद जी प्लीज, मेरे पास समय की कमी है सर, 2 जवाब लेना चाहती हूँ। तो कर्नाटका की बात करो ना। संजीव जी मैंने आपसे कर्नाटका 2 की सवाल बात करो। पूछे थे, जो पेट्रोल सवाल के- नहीं लिए गए उनका क्या पेट्रोल होगा, और डीजल- और पेट्रोल और जोशीमठ के लिए जो डीजल- पैसा लौट हुआ था उसका क्या हुआ? 10 साल में 99 संजीव जी, पे पहुंच गया। तेलंगाना अभी तेलंगाना की बात नहीं हो रही है सर, उत्तराखंड की बात हो रही है। आप लोग डाइवर्ट क्यों करते हैं? आप लोग डाइवर्ट क्यों करते हैं? आप संजीव जी, मेरे भाई उस महंगाई संजीव को जी, रोइए, आप उस कर्नाटक महंगाई क्यों जा को रहे हैं? आप रोइए, तो उस उत्तराखंड में महंगाई रहते को ठीक हैं। है, आप रुक बता जाइए, दो रुक उत्तराखंड जाइए। के अंदर आई गई है। संजीव उस जी, महंगाई को रोइए। अरे वो तो संजीव आपकी जी, सरकार मुझे की ऐसा लगता है कि आप जवाब देना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए डाइवर्ट हो रहा है मुद्दा। रुक जाइए। सरकार की उत्तराखंड की बात करें। सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप दोनों को रोकना चाहूंगी। संजीव जी अपने जवाब दीजिए। आप बताओ संजीव जी, आप जवाब नहीं देना चाह रहे, मैं क्या ये समझूं आप जवाब नहीं देना चाह रहे हैं? आप जवाब नहीं देना चाह रहे संजीव जी, आप मुझे डाइवर्ट कर रहे हैं सर। आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। रुक जाइए, आप रुक जाइए, आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए। आपसे मैंने 2 सवाल किए थे, रुक जाइए। प्रमोद जी रुक जाइए, मेरे सवालों का जवाब देने दीजिए। मेरे सवालों का प्रमोद जी 1 मिनट, मेरे 2 सवाल थे सर। पहला सवाल बहुत शॉर्ट में लूंगी क्योंकि मेरे पास समय की कमी है। पहला सवाल मेरा ये था कि अभी जो सवाल नहीं लिए गए उनका क्या हुआ? जोशीमठ में जो 100 करोड़ का टाउनशिप डेवलप करनी थी उसका क्या प्रोग्रेस है? दिव्या जी देखिए, दोनों उस पर लगातार काम हो रहा है और जो केंद्र से राशि आई है तो वही उसके- तो पूछ रहे हैं, क्या काम हो रहा है? केंद्र से जो राशि आई हम है बता दीजिए ना, लोग सुन उसके लेंगे। ऊपर लगातार काम हो रहा है और मैं सोचता हूँ कांग्रेस पार्टी के पास, सर, फिर आपने अरे जवाब श्रीमान नहीं जी आपके सर फिर आपने जवाब नहीं मैंने दिया। 100 बिल्कुल करोड़- मैंने अपनी बात का सर, जवाब 100 करोड़ जो स्टेट ने दिया, मैं केंद्र की बात ही नहीं कर रही हूँ। आपको अपनी बात का मैं केंद्र का मैंने जवाब, आपको मैं केंद्र की बात ही नहीं कर रही हूँ सर। ये तो स्टेट ने जो स्टेट फंड की बात रिलीज कर रहे करा हैं, है हम उसकी स्टेट बात की कर रहे हैं। चर्चा स्टेट पे कर रहे हैं। दिव्या जी आप ये बताएं ना कि भाई वो जो सवालों का क्या जवाब ठीक है, है? ठीक है, रुक जाइए। दिव्या जी लोग सुनना चाहते हैं, एचएनएल के जितने दर्शक हैं वो सुनना चाहते हैं। अरे श्रीमान जी, अब हाँ, थोड़ा ठीक है, चुप ठीक है, रहेंगे तो ठीक है, जवाब दूंगा मैं। जी। दिव्या जी देखिए, आपने कहा जो वहाँ का एक जो रिहेबिलिटेशन का था जोशीमठ का, उसके ऊपर लगातार सरकार काम कर रही है और जोशीमठ का जो रिहेबिलिटेशन का जो एक स्ट्रक्चर है वो आज तक का सबसे बेहतरीन देने का काम भी हमारी सरकार के द्वारा किया गया। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या दिया वो तो वही तो पूछ रहे हैं आप। कांग्रेस पार्टी लगातार हर चीज के ऊपर है, लेकिन डॉक्टर सुनील से लेना चाहूंगी। डॉक्टर सुशील, सॉरी डॉक्टर सुशील, शॉर्ट में आपका वक्तव्य चाहूंगी। आपदा को लेकर जो मुद्दा उठा था, आगे किस तरीके से सरकारों को प्रोग्रेस करना चाहिए, शॉर्ट में अरे वॉकआउट क्यों किया? मेरे भाई जवाब दो ना। सर भूवैज्ञानिक को तो सुनिए आप दोनों, कुछ और दे रहे फिर हैं आप तो कहेंगे वॉकआउट नहीं कुछ हुआ नहीं, करेगा। कोई सजेशन दिया नहीं किसी ने। वॉकआउट रुक जाइए, जो सजेशन दिया जाएगा वो ले लीजिए। सरकार की तारीफ सर, बर्दाश्त नहीं है। ठीक है, रुक जाइए। सरकार की तारीफ प्रमोद जी बर्दाश्त और नहीं है। संजीव जी प्लीज, हो गया सर, हो गया सर। भूवैज्ञानिक का सजेशन तो ले लीजिए। संवेदनहीन ठीक है, सरकार है। भूवैज्ञानिक समझ रहे हैं आप हैं। और विपक्ष जब जो है, श्रीमान जी जब जो है लोगों के सवालों को शत्रु है। ऑडियो डाउन कर दीजिए प्लीज। सुशील जी प्लीज फाइनल कमेंट दीजिए कि आगे सरकार को किस तरीके से काम करना चाहिए आपदा की दृष्टि से। देखिए, प्राकृतिक आपदा की जब बात आती है तो उस समय जैसे अर्थक्वेक की बात करें तो वो किसी के अभी कोई प्रेडिक्शन संभव नहीं है, कि कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है पूरे वर्ल्ड में। और जैसे मल्टी क्लाउड बस्टिंग हो रहा है, अभी मल्टी क्लाउड बस्टिंग का कोई समझ नहीं पा रहा है क्या हो रहा है। लेकिन अभी मैं एक बात समझता हूँ, जैसे ऋषिगंगा में जो घटना हुई, इतना बड़ा डैम एकदम से वॉश आउट हो गया, स्लाइड हुआ वहां पर बहुत बड़ा। तो गवर्नमेंट सेंसिटिव है क्योंकि उन्होंने इमीडिएटली सारे इंस्टीट्यूशंस को बुलाया और पूछा कि यहाँ पर क्या हो सकता है, और जितने भी और भी डैम है बहुत सारे जो ग्लेशियर से सटे हुए हैं, तो क्या ये उन पर भी हो सकता है और सारे डैमों को वॉश आउट हो सकते हैं। जैसे लेक की बात करें, लेक आउटब्रस्ट में केदारनाथ में कितनी बड़ी दुर्घटना हुई थी। तो सारी अभी ये स्पॉट स्टडी ना कर मैं समझता हूँ कि इसे एक कंक्रीट प्रोग्राम बनाकर, लेकिन गवर्नमेंट मैं समझता हूँ कर रही है और हमारे इंस्टीट्यूशन वाडिया इंस्टीट्यूट को भी इन्वॉल्व कर उन्हें कैसे कौन कौन सी वल्नरेबल लेक्स हैं उनमें क्या होना चाहिए। तो इस मैं एक बात कहूंगा कि ये प्राकृतिक आपदा ऐसी चीज है, यदि हमें आम आदमी को बचाना है और वहां का जीवन और सुगम करना है तो सभी को मिलकर काम करना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट कोई प्लान इंप्लीमेंट करे तो अकेले कुछ नहीं कर सकती, उसमें सभी की भागीदारी, वहां लोकल लोगों की भागीदारी, सभी की भागीदारी से हम
सब आम आदमी को ये सुरक्षित रख सकते हैं वहाँ पहाड़ में। ठीक है, उत्तराखंडी जी बहुत शॉर्ट में बिल्कुल, मेरे बिल्कुल शॉर्ट में कमेंट्स है। हम तो यही बोलेंगे सरकार को चाहिए, जो हमारे भू वैज्ञानिक है, हमारे जो मौसम विभाग के वैज्ञानिक है, हमारे जितने भी वैज्ञानिक है, उन वैज्ञानिकों की जब भी कोई रिपोर्ट होती है और जो भी कार्य करने से पहले उन रिपोर्टों को ले ले। मैं तो ये मानता हूँ कि उत्तराखंड का हर आदमी वैज्ञानिक है, क्योंकि हमने पहाड़ काट के घर बनाए, हमें पता है ये पहाड़ मुलायम है या पहाड़ हार्ड है। उसके बाद हमारा एक और इसमें यह है कि सरकार का ये जो पैसा बढ़ाने वाली बात जो पड़ी है वो हमें बिल्कुल खलती है, बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्हें चाहिए कि जो उस गांव का, उस घर का जो नुकसान हुआ है वो अपने से सरकार के आदमी, सरकार के ठेके पर, सरकार के टेंडर पर उसको बना दे। किसी को पैसे की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो 2008 में जो मेरा घर आज भी मैं जो प्रभावित हूं, मेरा घर भी बन जाएगा, मैं एक बार पुनः अपने पैतृक घर में जा सकता हूं। तो मेरा तो आपसे, आपके माध्यम से यही संदेश रहेगा कि पैसा नहीं चाहिए, ये मापदंड बढ़ाओ मत, उस घर का, उस सड़क का तुरंत प्रभाव से आप उसका रिपेयर कर दो और उसको ठीक कर दो। यही सबमिशन हमारा आपके लिए, आज के लिए। बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमने चर्चा की कि 3 दिन का मानसून सत्र था भराड़ीसैंण में, वहां पर कई मुद्दों पर चर्चा हुई। विपक्ष ने आपदा जैसे गंभीर मुद्दे को भी उठाया। हालांकि 310 के तहत जब चर्चा नहीं हुई, जवाब संतुष्टि वाले नहीं मिले तो वॉकआउट कर दिया गया। और जवाब जो है अपनी तरफ से प्रेमचंद अग्रवाल ने भी दिए कि कितना मुआवजा दिया जा रहा है, आपदा के मद में कितना खर्च किया जा रहा है। इस डिबेट में भी बहुत सारे सजेशंस आए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपदा के लिए उन पर काम किया जाए, आने वाला समय बेहतर हो। बहरहाल क्वेश्चन आवर में इस साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।